लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे ईएम वेव, एंड ईएम वेव में हमने ये पढ़ा था कि कुछ वेव ऐसी होती है जो प्रोपगेट करती हैं अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सपोज कि ये वाली वेव है, तो ये वेव का डायरेक्शन था, इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इसकी अपनी ही एक मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसकी हेल्प से ये वेव हमारी ट्रेवल कर रहे थे। क्या वो कोई इशू? ऑडियो क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग ये कर रहे थे कि ये वाली वेव जो है वो ट्रेवल करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये मूव करेंगी किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। नाउ ऐसी कई सारी वेव है जो आपकी मूव करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, जैसे इनमें हमारी कुछ एक्स रे होती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं, गामा रेज हैं, रेडियो वेव्स है, यूवी, इंफ्रारेड, इवन हर तरीके का रेडिएशन जो ट्रेवल करता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। सॉरी। तो अगर हम कई सारी वेव को उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी भी ईएम वेव है, अगर हम इन सारी ईएम वेव को उनकी वेवलेंथ या उनकी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इधर वी कंसिडर वेवलेंथ और वी कैन कंसिडर एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम कई सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको उनके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो अपने को ऑर्डर मिलेगा उस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अपने पास जो वेव आएंगी वो वेव आएंगी कौन कौन सी? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, या कॉस्मिक वेव, गामा रेज, एक्स रेज, ये आपका ट्रेंड बनेगा। सॉरी। फिर अपने पास आएगा यूवी, विजिबल, आईआर, और आईआर के बाद आपके पास कौन सा आएगा? माइक्रो। मैं यहां लिख लेता हूं माइक्रो। माइक्रो के बाद आएगा आपका एफएम, और एफएम के बाद आपका आएगा रेडियो वेव। ठीक है, आपको यहां पे विजिबल वाला याद रखना है। ये ऑर्डर तो आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑर्डर आपसे, ये डिट्टो ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप एग्जाम देते हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये डिट्टो ऑर्डर आपसे पूछा जाता है कि इनमें जो ऑर्डर है वो क्या है। ये जो ऑर्डर हम ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का। ठीक है, वेवलेंथ का ऑर्डर इधर से इधर है, तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर यहां से रिवर्स होगा। अपने को स्पेसिफिकली कौन सा याद रखना है? विजिबल वाला। तो जो विजिबल वाला वेवलेंथ होगी, अगर ये वेवलेंथ हमारी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में आती है, नैनोमीटर हमने आपको यूनिट बताई थी, तब तो ये विजिबल पार्ट में है, यानी अपने को दिखाई देगी। अगर ये 400 से कम है या 700 से ज्यादा है तो ये हमें दिखाई नहीं देती है। ना तो हमें यूवी रेडिएशन दिखाई देता है और ना ही हमें इंफ्रारेड रेडिएशन दिखाई देता है। ठीक है, इतनी सारी वेव अपने पास होती है। शॉर्ट में कुछ वेव के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ऑर्डर आपको याद मार ले और एकदम रट्टा मार लेना है, क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो इसमें से 4 वेव का ऑर्डर आ जाएगा। एंड अभी नहीं रट्टा मारोगे तो अगले साल फिजिक्स पढ़ोगे तब इसे रट्टा मारना है, यानी कुल मिला के रट्टा तो मारना ही, बिकॉज 12th की सिलेबस में है और जब 12th में आएगा तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो कुल मिला के रट्टा तो मारना ही है। ठीक है, सबसे पहली जो रेज है वो कौन सी है? कॉस्मिक रेज। यूनिवर्स की किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो रेडिएशन होता है वो ऑलवेज कॉस्मिक होता है। ठीक है, इनमें से कुछ रेज हमारी गामा रेज भी होती हैं और इसी में से कुछ रेज हमारी एक्स रेज भी होती है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, गामा रेज और एक्स रेज हमारे रेडियोएक्टिव एमिशन में भी हो सकते हैं। यूवी रेडिएशन हमें कहां से मिलता है? सोलर रेडिएशन से। विजिबल हमें
कहां से मिलेगा? सोलर रेडिएशन से। इंफ्रारेड रेडिएशंस नाइट विजन में यूज होता है, टीवी रिमोट में यूज होता है, सैटेलाइट में यूज होता है। माइक्रोवेव और एफएम वेव जो है वो हमारी ऑल इंडिया रेडियो के लिए होती है। एंड रेडियो वेव हमारी काहे में यूज होती है? कम्युनिकेशन में। अगर हम कोई भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा कहां से आएगा? रेडियो वेव से आएगा। नाउ याद करने में समस्या कहां है? देखिए, यूवी विजिबल आईआर ये तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आई होप कि इतना तो आपको पता ही होगा कि यूवी विजुअल और आईआर होता है। आपको करना क्या है, इसके बाद जो है माइक्रो है आपका, एफएम है आपका और रेडियो है आपका, ठीक है। तो माइक्रो एफएम रेडियो की आप पहली टर्म ले लीजिए, एम एफ आर, ठीक है। कैसे इसको याद रखेंगे अभी इसके बाद में बात करते हैं। यहां पे क्या है? कॉस्मिक है, गामा है और एक्सरे है, ठीक है। इसकी भी आप पहली टर्म ले लीजिए, सी, गामा और एक्स। नाउ यूवी विजुअल आईआर आपको याद है, सो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। एम एफ आर, एम स्टैंड फॉर माइक्रोवेव, एफ स्टैंड फॉर एफएम वेव एंड आर स्टैंड फॉर रेडियो वेव। नाउ अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो तो एक एमआरएफ का एड आता है टीवी पे। क्या है ये एमआरएफ का एड? टायर। टायर का एड होता है, ठीक है। तो एमआरएफ तो अपने को याद होता है। अब करना क्या है, इस एफ को उठा के पीछे रख देना है, ठीक है। सो मेमोराइज फॉर द एमआरएफ। एमआरएफ को आपको कहां रखना है? यूवी विजिबल आईआर के बाद रखना है। एमआरएफ को जब आपको यूटिलाइज करना है, यानी हो सकता है आपको एमआरएफ की फॉर्म में ही काम चल जाए, बट अगर जरूरत पड़ेगी हमें एमआरएफ को कैसे यूटिलाइज करना है, तो डू मेमोराइज कि होता तो एमआरएफ है, लेकिन एफ जो है वो हम जब रेडिएशन की बात करेंगे तो बीच में रखेंगे, ठीक है। इतना याद रखना है। तो एम फॉर माइक्रो, एफ फॉर एफएम और आर फॉर रेडियो। आर फॉर रेडियो होता है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। इधर आ जाइए भाई, यूवी विजुअल आईआर और एमएफआर, दैट इज यूवी विजुअल आईआर और एमआरएफ, एंड एमआरएफ का एफ पहले ले लेते हैं। फिर आ जाते इधर सी, गामा और एक्स पे, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए क्या करिए, कॉस्मिक गामा को गांव मान लीजिए, ठीक है। गांव तो जानती होगी क्या होता है? विलेज, ठीक है। कॉस्मिक का गांव और एक्सरे से मान लीजिए, या इसको आप ऐसे टर्म कर लीजिए कि कॉस्मिक गांव गया है किस लिए? एक्सरे कराने के लिए, ठीक है। तो कॉस्मिक हमारा कोई भी एक पर्सन हो सकता है। कॉस्मिक गांव गया मतलब गामा रेज और एक्सरे कराने के लिए, तो उसके बाद कौन सा आ गया हमारा? एक्सरे। तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, आईआर रेज और एमआरएफ हो जाएगा रन। हो जाएगा रन या अभी भी कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, लिख लीजिए इसकी थ्योरी फिर। सॉरी, इसकी थ्योरी लिखिए। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the arrangement of various electromagnetic wave in the increasing order of their wavelength, the arrangement of various electromagnetic wave in the increasing order of their wavelength, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये ऑर्डर छाप लीजिए।
हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, कॉस्मिक रेज की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव की। ठीक है, तो अगर कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ठीक है, तो अब ये सारे रेडिएशंस हमें कहाँ मिल रहे हैं, ये सारे रेडिएशंस हमें जो मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, ये सारे रेडिएशन हमें मिलेंगे ये सारे रेडिएशन हमें मिलेंगे किसी भी एलिमेंट को अगर हम हीट करते हैं तो भी हमें ये इस तरीके के रेडिएशंस मिल सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर हाई इंटेंसिटी की लाइट को स्ट्राइक करें तो भी ये एलिमेंट हमें मिल सकते हैं, सॉरी रेडिएशन मिल सकते हैं। कैसे? सपोज अगर हम कैंडल को बर्न कराते हैं तो फ्लेम कलर अलग है, अगर हमने गैस को बर्न कराया तो फ्लेम कलर अलग है, अगर हम काउडंग को बर्न कराते हैं तो फ्लेम कलर अलग है। ये जो कलर हमें मिलेगा वो कलर हमें तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के ना जाए। ठीक है, ये छोड़ के परमानेंटली जा सकता है विजय माल्या टाइप, या हो सकता है वापस आ जाए, ये इसकी अपनी चॉइस है। इसमें हमारा रोल केवल इतना ही है कि हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो कलर होता है उसको हीट करने पे मिलता है, वो केवल इस एक फिनोमेना से आएगा। ठीक है, कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर गया है, परमानेंटली बाहर चला गया तो आयनाइजेशन हो गया, और अगर परमानेंटली बाहर नहीं गया तो वापस आएगा, सो कलर हमारा डिसअपियर और अपियर होता रहेगा। डिटेल से इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके का रेडिएशन हमारे पास होता है, और हमें ये केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और कोई भी रेडिएशन हमारा किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वेव के फॉर्म में। वी आर एज्यूमिंग दिस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सारी हमारी वेव के फॉर्म में है, और ये सब हमारे कंटिन्यूअस है। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो हमारे बाकी चीजें जैसे कि हमारे मोबाइल डेटा की स्पीड, या हमारे सैटेलाइट की स्पीड, या जो हमें टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल मिलते हैं, ये सब हमारे वेरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो सब वेरी होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉ तो है। इस फ्लॉ को लेके सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आया अपने पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक बॉडी तब बोलते हैं जब वो अपने ऊपर आने वाली सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, जैसे अगर कोई बहुत तेज गर्मी है, बहुत ज्यादा तेज धूप है, तो कोई ब्लैक कलर का कपड़ा पहनना पसंद करेगा क्या? No, sir. No, sir. नो सर। Because all heat क्योंकि वो will be heat absorbed by the हीट cloth. अब्सॉर्ब क्योंकि करता वो है। हीट एब्जॉर्ब करता है। हम लाइट कलर की क्लॉथ वेयरिंग ज्यादा लाइक करते हैं व्हेन देयर इज अ इंटेंस हीट और इंटेंस हॉट। ठीक है, रीजन इज दिस कि जो ब्लैक बॉडी है वो अपने ऊपर आने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ब्लैक कलर की क्लॉथ के केस में 100% एब्जॉर्बेंस नहीं है, बट हम ये मानते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है वो हमारा कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो 100% एब्जॉर्ब करे। हमारी रोड, ठीक है, एस्फॉल्ट, ये भी हमारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन रिफ्लेक्शन तो वी आर परफेक्टली अज्यूमिंग दैट कि कोई ब्लैक बॉडी अगर है तो अपने ऊपर आने वाले रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब करेगी, बट ये 100% करेगी या नहीं करेगी वी आर नॉट श्योर, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी अपने पास नहीं है, कुछ ना कुछ हीट तो एस्केप हो ही जाती है। तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हुई तो ब्लैक बॉडी तो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने ऊपर आने वाले 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो किसको लेके है, आयरन रोड को हीट करने को लेके है। अगर हम आयरन रॉड को हीट करते हैं, ठीक है, तो आयरन रॉड हीट करते टाइम पहले क्या होता है भाई, कि जब हमने आयरन रॉड को हीट किया तो जब हम हीटिंग शुरू करते हैं तो उसका कलर जो है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है।
इनिशियल हीटिंग। आयरन रॉड लिया हमने, उसको शुरू में हीट करना शुरू कर दिया, तो स्टार्टिंग में आपको कैसा मिलेगा? स्टार्टिंग में मिलेगा आपको ऑरेंज रेड, फिर हमने इसको हीट किया और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो कैसा हो गया? रेड। इसके बाद हमारा ये कैसा हो जाएगा? येलोइश हो जाएगा। एंड फिर अगर हमने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा टर्न कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा ब्लू हो जाएगा। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। कलर सीक्वेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हमने आयरन रॉड को हीट करना शुरू किया तो सबसे पहले हमें जो वेवलेंथ मिली वो किस कलर की मिली? ऑरेंज रेड। वेवलेंथ बदलेगी तो कलर बदलेगा, ठीक है, ऑरेंज रेड। फिर हमें किस कलर की वेवलेंथ मिली? यानी रेड, वेवलेंथ चेंज हुई है। फिर हमें किस कलर की वेवलेंथ मिली? येलोइश। मतलब अब जो है ना वेवलेंथ और आ रही है। सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सी कलर की लेंथ आ गई? ब्लू लेंथ, ब्लू कलर की, ठीक है। जो कलर सीक्वेंस होती है आपको याद होगा, विबग्योर होता है। रेड, रेड से हम कहां पे आ गए? येलो से, और येलो के बाद हम कहां पे आ गए? ब्लू पे। यानी हमारे पास ऑरेंज भी आया, ऑरेंज पहले आ गया था, रेड बाद में आया। दूसरा हमारे पास ग्रीन आया ही नहीं, फिर हमारे पास ब्लू आया, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वेवलेंथ जो है वो हमारी पहले रेड से येलो की तरफ गई, फिर येलो से ब्लू की तरफ गई। यानी पहले टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, ग्राफ को नोटिस करेगा, पहले हमने जब टेम्परेचर को बढ़ाया है तो वेवलेंथ हमारी रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द वेवलेंथ। जब हम इसको फर्दर हीट करते चले जाते हैं और आगे हीट कर दे तो ये कैसा हो गया हमारा? व्हाइट। व्हाइट होने का मतलब अब तो कहानी खत्म हो गई भाई, क्योंकि अब तो वेवलेंथ ही नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा। क्लियर? पहले क्या था कि पहले हम ऑरेंज आयरन रॉड को जब हीट कर रहे थे तो वो हमारा रेड से येलो, येलो से ब्लू ये हुआ। तो पहले हाफ में यानी रेड, रेड से फिर येलो से ब्लू, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर ये वेवलेंथ इंक्रीज होने की जगह क्या हुआ? हमारी डिक्रीज हो गई। इतना समझ में आया भाई इस डेटा के बेस पे ये वाला ग्राफ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अगर इसमें कोई इशू हो तो बताएं भाई। है कोई समस्या? No, sir. ठीक है। अब अगर ये वेवलेंथ की बात हो रही है तो इस टाइम पे जब ये ऑब्जर्वेशन हो रहा था तो ऑब्जर्वेशन के टाइम पे दो कंडीशंस थी। मींस जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था तब ये था कि अगर आपके पास कोई रेडिएशन है तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। और ये रेडिएशन हमारा टेम्परेचर पे कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप इसको जनरलाइजेशन इसके कॉन्सेप्ट में मत समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई लाइट आ रही है तो वो किस फॉर्म में आ रही है? वेव के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। हमने यहाँ पर एलिमेंट को हीट किया और हमें कुछ वेव मिल रही है। अगर हमें कुछ वेव मिल रही है तो उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हमारे पास सोर्स ऑफ हीटिंग जो है वो आयरन है, सेम है, हम उसको हीट कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आयरन से निकलने वाला रेडिएशन है अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसकी वेव तो ऐसे ही रहेगी, और अगर ये कंटिन्यूअस है तो फिर क्या इसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है? No, sir. No. राइट? कि अगर हमारे पास सोर्स फिक्स है, सोर्स से आने वाला रेडिएशन फिक्स है, तो फिर उसकी वेवलेंथ भी कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक है। और ये वेवलेंथ जो है वो हमारी टेम्परेचर के साथ साथ वेरी नहीं करनी चाहिए। दिस इज अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा रेडिएशन का सोर्स फिक्स है, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई सनलाइट में विबग्योर है तो आज सन का मन है कि विबग्योर देते हैं, कल मन है हमारा तो मैं ब्लैक कलर की लाइट दूंगा, परसों मन है मेरा तो मैं रेनबो फॉर्म करूंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है, क्योंकि जो लाइट कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। बट हमारे पास जब हमने एलिमेंट्री रेडिएशन को लिया तो हमें हीट करने पे अलग अलग कंडीशंस मिल रही है। दिस इज अगेंस्ट द लॉजिक। लॉजिक इज दिस कि रेडिएशन का वेवलेंथ फिक्स है, बट प्रैक्टिकली वी आर गेटिंग अलग अलग वेवलेंथ। तो जब हमें प्रैक्टिकली डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिल रहा है
मतलब this concept and this practical result is not accordance with our logic. So there is a difference between the way we have studied and the way we are observing. दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस आएगा. जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट अभी तक कि वेवलेंथ एंड ऑल कांस्टेंट है और जो हमें मिल रहा है दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, ठीक है, sir. थ्योरी लिखे इसकी. ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट sorry, black body is an object which can absorb or emit all radiation. Sir, please again repeat. Black body is an object which can absorb or emit all radiation. Which can absorb or emit all radiation. Which can absorb or emit all radiation. ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर. परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर. अगला पॉइंट लिखिए. When iron rod is heated, first it emit orange red radiation. First it emit orange radiation. Then with increase in temperature, it turns white. With increase in temperature, it turns white. ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लीजिए और ये कलर सीक्वेंस लिख लीजिए. हो गया? Yes, sir. Sure. इसके आगे लिखिए अगला पॉइंट. Above result cannot be explained by. Above result cannot be explained by above result cannot be explained by normal wave theory, which assume that the wavelength of radiation must increases with increase in temperature and wave must be continuous. Sir, kindly The repeat. wavelength of the above result cannot be explained by normal wave theory. The above result cannot be explained by normal wave theory, which assume that
the wavelength of radiation must increases, which assume that the wavelength of radiation must increases with increase in temperature and the wave is continuous. And the wave is continuous. ठीक है, तो एक Yes, तो sir. ये एक्सपेरिमेंट हो गया जो हमारा अगेंस्ट द रूल चला गया, एंड दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट है जो हमारा अगेंस्ट द रूल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सोलर प्लेट का वर्किंग सेम है. सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हर्ट्ज ने, इसमें इन्होंने क्या किया, इस तरीके की एक ग्लास ट्यूब ली, यहीं से सोलर सेल का कॉन्सेप्ट भी निकल आता है, और इस ग्लास ट्यूब को लेके इन्होंने यहाँ पे मेटल प्लेट कनेक्ट करी, और इस मेटल प्लेट को इन्होंने कनेक्ट कर दिया अमीटर से. वोल्टामीटर से भी कनेक्ट करेंगे, बट अमीटर को भी अभी कनेक्ट करते हैं. अमीटर और वोल्टामीटर की कनेक्टिविटी में क्या फर्क होता है एक सर्किट में? अगर हमने कहीं अमीटर कनेक्ट किया और वोल्टामीटर, एमीटर को सीरीज Ammeter एमीटर को सीरीज में प्लेस किया जाता है और वोल्टमीटर को पैरेलल. गुड, अमीटर सीरीज में होता है और वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल होता है. ठीक है, तो अब जब ये वाला एक्सपेरिमेंट सेटअप किया तो यहां पर हमने लिया एक एक्टिव मेटल. एक्टिव मेटल वो होगा जैसे यहां पर हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, सीजियम. जैसे नॉर्मली अगर हमारा आयरन एंड ऑल सनलाइट में है तो क्या वो टाइम के साथ साथ खत्म हो जाएगा, या टाइम के साथ साथ उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, रस्टिंग वगैरह हो जाएगी, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन सीजियम या सिलिकॉन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर इंटेंस सनलाइट दे दी जाए तो ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे. यानी सीजियम को अगर हम बहुत इंटेंस लाइट दे दें तो सीजियम जो है ना वो सीजियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. बाकी एलिमेंट के लिए हमें ये एनर्जी एक्सेस अमाउंट में देनी पड़ेगी, बट सीजियम, सोडियम और पोटेशियम इनफैक्ट सबसे कम किसको देनी पड़ेगी, सीजियम के लिए. एंड सीजियम में ये प्रोसेस तभी हो सकती है, मींस नॉर्मली हम केवल यहाँ सनलाइट दे दें एंड दिस प्रोसेस वी कैन ऑब्जर्व. ठीक है, अगर हम माइक्रोवेव और हाई रेडिएशन और हाई एनर्जी वाली लाइट दे दें तो पता नहीं सीजियम का क्या होगा. ठीक है, तो एक्टिव मेटल कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो हमारा नॉर्मल हीट मिलने पे भी अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे. हमने यहाँ पे लिया एक एक्टिव मेटल, फिर हमने इधर से इस एक्टिव मेटल के ऊपर किसको लेके आए, हम यहाँ से इस एक्टिव मेटल के ऊपर हम यहाँ लेके आए सनलाइट को. जब हमने इस एक्टिव मेटल के ऊपर सनलाइट को स्ट्राइक किया, यानी ये वाली सनलाइट जब इस मेटल के ऊपर आएगी तो अमीटर हमारा रीडिंग दे रहा है, राइट. जब सनलाइट आ रही है, सनलाइट स्ट्राइक हो रही है, एमीटर रीडिंग देता रहेगा. जब हम सनलाइट बंद कर देंगे एमीटर रीडिंग बंद कर देगा. ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, सनलाइट को जब हम इस एक्टिव मेटल के ऊपर लाएंगे एमीटर रीडिंग दे रहा है, जब हम सनलाइट को यहाँ डालना बंद करेंगे तो एमीटर रीडिंग देना बंद कर देगा. क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो इससे, क्या कंक्लूजन हो सकता है? सनलाइट की वजह से करंट होना शुरू हो रहा है. Current is produced due to sunlight. करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू सनलाइट, क्योंकि जब सनलाइट आ रही है तो करंट मिल रहा है. अब सनलाइट खुद तो करंट कैरियर हो नहीं सकती, एंड ऑब्वियसली अगर अमीटर में रीडिंग आई है तो करंट अगर फ्लो हुआ है तो करंट कब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, राइट. Yes. तो अगर sir. इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो करंट थोड़ी ना फ्लो होगा. तो वी कैन से कि जब हमने सनलाइट ली है और अमीटर ने रीडिंग दी है, ठीक है, तो सनलाइट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, और सनलाइट बंद कर दी तो करंट बंद हो गया. लेकिन सनलाइट खुद थोड़ी ना करंट प्रोड्यूस करेगी. तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने सनलाइट को इस मेटेलिक प्लेट पे स्ट्राइक कराया है, then when the sunlight is striking over this metallic plate, then electrons are releasing and these electrons are causing the flow of the current. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, Sure. लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी, एंड सिंस सीजियम हमारा एक्टिव मेटल है तो ये हल्की सी लाइट मिलने पे ही क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा.
सेम प्रोसेस वी आर अप्लाई इन द सोलर पैनल, जहां हम सोलर पैनल को सनलाइट देते हैं, सोलर पैनल के ऊपर सनलाइट स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो हुआ, सिंस सनलाइट की वजह से हुआ तो लाइट कैसी हो गई, सोलर लाइट, और फिर इस करंट को हम बैटरी वगैरह में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर सनलाइट की वजह से, इसको हम क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो करंट हमें यहाँ मिले उस करंट को हम क्या नाम दे देंगे, फोटो करंट। और ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस प्रोडक्शन ऑफ द करंट बाय द इम्पैक्ट ऑफ सनलाइट। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, लिखिए sir. इसकी थ्योरी, इसका ये डायग्राम बनाइए और फिर थ्योरी लिखिए। बन गया डायग्राम? Yes, sir. लिखिए इसकी थ्योरी। When sunlight strike over active metal, when sunlight strike over active metal, metal release electron. When sunlight strike over active metal, metal release electron and current is produced. This current is called photocurrent. This current is called photocurrent. Electrons are called photoelectrons. Electrons are called photoelectrons. And the effect is called photoelectric effect. And the effect is called photoelectric effect. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखिए, एक्टिव मेटल्स आर दोज मेटल which can release electron easily. Active metals are those metal which can release electron easily. ठीक है, यहीं पर एक और चीज है, जैसे कि आपके पास ये वाला एलिमेंट है, सपोज ये हम मान लेते हैं कि अपना सीजियम है, तो इस सीजियम को जब हम यहाँ पर सनलाइट दे रहे हैं तो ये सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज तो करेगा, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के बाद ही करेगा। सपोज अगर इसने मन बना लिया है कि भाई हमें तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो 400 जूल एनर्जी लेने के बाद ही करना है, ठीक है, सपोज वी विजिट डोमिनोज
ठीक है, एंड यू ऑर्डर अ मीडियम साइज पिज्जा, ठीक है, मैं टिपिकल नेम नहीं बोलूंगा आपको, क्या पता कुछ गलत हो। तो अगर मान लेते हैं कि आपकी पिज्जा की कॉस्ट 400 रुपीज है, नाउ अगर आप इसको 380 रुपीज पे करेंगे तो क्या आपको पिज्जा मिलेगा? नो सर। नो सर। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको पिज्जा तब तक नहीं देगा जब तक कि हमारे पास कितना अमाउंट ना हो, 400 रुपीज का अमाउंट ना हो, ठीक है। टिल वी डोंट पे द 400 रुपीज वी वोंट गेट दैट पिज्जा, ठीक है। तो ये 400 क्या है, ये मिनिमम अमाउंट है विच इज रिक्वायर्ड टू बाय द पिज्जा। अब आप चेंज कर लो भाई, स्मॉल मीडियम वो आपकी चॉइस है, उसके लिए भी आपको कुछ अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। तो ये मिनिमम अमाउंट है जो जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो कोई भी चीज जो आपकी मिनिमम है इन कॉमन टर्म, थ्रेशोल्ड है इन साइंटिफिक टर्म, ठीक है। अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में बोले कि 400 रुपीज आर द मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू बाय द पिज्जा, ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल। और इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक में, तो 400 रुपीज इज द थ्रेशोल्ड अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू बाय द पिज्जा। थ्रेशोल्ड मींस सिनोनिम्स विद द मिनिमम। तो जब हम ये वाला अमाउंट देंगे देन वी कैन गेट सेम फॉर सीजियम। मान लेते हैं कि सीजियम को, क्योंकि हम एनर्जी डेली लाइफ में रुपीज और केमिस्ट्री के केस में एनर्जी इक्विवेलेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। आगे के लिए ऑलवेज याद रखिए, द मोर अमाउंट जो भी आप खर्च करोगे वो हम एलिमेंट के केस में किस टर्म में लेके जाएंगे, एनर्जी के केस में। तो 400 रुपीज जब हम इस मेटल को ट्रांसफर करेंगे इन टर्म्स ऑफ 400 जूल, तो अगर हम इसको 380 जूल की एनर्जी देंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। ये तभी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा जब इसको 400 जूल का एनर्जी मिल जाएगा। सो इस वाली टर्म को उठा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मिनिमम की जगह क्या कर देते इसको हम थ्रेशोल्ड। एंड क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, एनर्जी। तो ये क्या हो गया इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो किसी भी एलिमेंट को जब तक उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिलेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज द मिनिमम अमाउंट, तब तक वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। और ये एनर्जी कौन सी हो जाएगी, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। इसको हम दूसरी टर्म में वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, बट वी विल डील विद थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ऐसा अमाउंट है जो हम किसी एलिमेंट को देंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये एनर्जी आप देंगे किसकी फॉर्म में, ये एनर्जी आएगी किस फॉर्म में अपने पास, रेडिएशन के फॉर्म में। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने 10-10 के 400 रुपए गिने और दे दिए हो गया, हमें तो किसी मीन से देना है, एंड दिस मीन इज आवर रेडिएशन। तो जिस रेडिएशन से ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलेगी उसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी। सो हम उस वेवलेंथ को बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का है, या हम बोल सकते हैं कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है। यानी ऐसा कोई भी रेडिएशन जिसके पास मिनिमम वेवलेंथ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इस एमिशन को कॉज कर सकती है, उस वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो एनर्जी आपको देनी ही देनी है वो क्या हो गया, आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी। तीनों टर्म्स में कोई समस्या? नो सर। नो सर। देखिए इसकी थ्योरी फिर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required by an element, the minimum amount of energy required by an element to release its electron, the minimum amount of energy required by an element to release its electron the minimum amount of energy required by an element to release its electron is called threshold energy, or work function. The wavelength, So please repeat. the wavelength which can provide, the wavelength which can provide the wavelength which can provide
Threshold energy is called threshold wavelength. The wavelength that can provide threshold frequency, sorry, the wavelength that can provide threshold energy is called threshold wavelength, and the frequency called threshold frequency. And the frequency called threshold frequency. ठीक है, सर तो जब तक आप, हाँ, तभी थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए. the minimum amount of energy which is required, the minimum amount of energy which is required to release the electron, the minimum amount of energy which is required to release the electron is called threshold energy or work function. ठीक है, यस सर. अब जरा मुझे ये बताइए पहला रूल, क्योंकि अब अपनी हेडिंग जो है वो क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये लास्ट हेडिंग है आज की, यहीं तक करेंगे. तो अगर ये अपना मेटल है और इस पे कई सारे रेडिएशंस आ रहे हैं, कई सारे ए बी सी डी ई इतने मान लेते हैं, तो क्या ये सारे रेडिएशंस यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए कैपेबल होंगे? ऑल रेडिएशंस को अगर हम स्ट्राइक करें तो क्या सारे रेडिएशंस यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? थोड़ा एनालिटिकल है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा. सारे रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं? No, sir. No, sir. No, क्यों sir. क्यों नहीं कर सकते? Sir, because all radiations will not have same amount of energy. All radiations will not have same amount of energy. Okay, so they cannot emit electron. This is not a Required amount proper of reason. energy. That minimum energy required. Yeah, that minimum amount of energy required. ठीक है. So if we are striking A, B, C, D, E or X, Y, Z some kind of radiations, only those radiation will be capable to release electron which have threshold energy. Okay. अगर हमने यहाँ से कई सारे radiations लिए हैं, X, Y, Z infinite radiations, all radiations are not capable of to release that electron. Only those radiation will able to release the electron which have the threshold energy. ठीक है. That's why जब हम किसी भी एलिमेंट को रेडिएशन देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस केस, ठीक है, इन केस ऑफ सीजर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इन केस ऑफ आयरन, अगर हमने आयरन को सनलाइट में रखा हुआ है तो आयरन के ऊपर जब सनलाइट आती है तो हमको शाइनिंग मिलती है, ठीक है, या हमको रिफ्लेक्शन मिलता है. तो रिफ्लेक्शन, वन कंडीशन इज आल्सो दैट वैलिड कि ये लाइट हमारी यहाँ पे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, एंड द सेकेंड कंडीशन इज दिस कि सनलाइट से इसको रेडिएशन तो मिलता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो आयरन का है उसको ये इतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा है कि वो थ्रेशोल्ड हो, तो इसका इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आता है, बाउंस बैक, वापस जाता है. ठीक है, इसको छोड़ के नहीं जा सकता. ठीक है, गोल्ड हमारा शाइन करता है बिकॉज ऑफ सेम रीजन. ठीक है, या कहीं पर भी हमारा कलर चेंज या एक्स वाई जेड कोई भी फेनोमेना हो रही बिकॉज ऑफ दिस, मींस उसको एनर्जी तो मिल रही है, बट वी हैव डिजाइन्ड इट लाइक दैट कि जो एनर्जी है वो ऑलवेज कैसी रहे, हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम रहे. अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से हमने उसको ज्यादा दे दिया तो वो मेल्ट हो सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं और वो डिसअपियर भी हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. So all the radiation are not capable to produce the electron. Only that radiation will cause to emit the electron, which can provide only the threshold amount of energy. Now assume that ki threshold amount of energy 400. This will have 300 energy. This will have 200 energy. This is having 300. This is having 500, and this is having 600. So only two radiation D and E will be able to release the electron because they have energy greater than 400. Other three radiations or other three energy that we have used are not capable to release the electron because they have energy less than threshold energy. Okay, so the first point of the law of the photoelectric emission is this: the radiation striking over the metal surface must have energy greater than threshold energy. Right? केवल वही रेडिएशंस हमारे इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाएंगे जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है. ठीक है,
कोई समस्या है इसमें? No, sir. ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिए इसका, और दूसरा पॉइंट तो आपको खुद आता ही होगा। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, only those radiation are able to cause only those radiations are able to cause photoelectric effect. Only those radiations are able to cause photoelectric effect only those radiations are able to cause photoelectric effect which have energy greater than threshold energy. Which have energy greater than threshold energy. ठीक है, हो गया? Yes. Only those radiations are able to cause photoelectric emission which have energy greater than threshold energy. Second point लिखिए, there is no time gap. There is no time gap between incidence of radiation. There is no time gap between incidence of radiation and emission of electron. No time gap between incidence of radiation and emission of electron. दूसरा पॉइंट तो ऐसे ही पता है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा? है किसी को सेकंड पॉइंट में समस्या? Yes, sir. Explain कर लीजिए. भाई अभी जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट पढ़ते टाइम क्या था, ये था हमारा रेडिएशन और इसको हमने कनेक्ट किया था अमीटर से। जैसे ही हमने सनलाइट स्ट्राइक की, हमें करंट मिला, हमने सनलाइट बंद कर दी, करंट बंद। फिर हमने सनलाइट स्ट्राइक की, फिर करंट मिलना शुरू हो गया, फिर सनलाइट बंद की, फिर करंट बंद हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है वो इस लाइट की वजह से हो रहा है। तो जब लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और लाइट के आने में और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में कोई टाइम गैप नहीं है। एज सून एज वी आर गेटिंग द रेडिएशन वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रॉन। जैसे आप स्विच बोर्ड ऑन करिए, लाइट ऑन, स्विच ऑफ करिए, लाइट ऑफ। कोई टाइम गैप हुआ? नहीं हुआ, देन देयर इज नो टाइम गैप। बट अगर हो रहा है तो टाइम गैप है, एज सिंपल। कोई समस्या है इससे? No, sir. No, sir. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी इसके 2 लॉज रह गए, वो हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Thank sir. you, sir. वेलकम बेटा।